Hello and welcome, my dear friend. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Fasiullah and you are watching your own YouTube channel Clinical Nursing Academy. आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एक तो क्रेडिट आवर की अगर हम बात करें तो क्रेडिट आवर के लिहाज से भी इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इनकी क्रेडिट आवर हमारे पास कितनी है, ये 7th क्रेडिट आवर का कोर्स है। हमारे पास कितनी क्रेडिट आवर का है ये हमारे पास 7th क्रेडिट आवर का हमारे पास क्या है, ये 7th क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसके अलावा अगर हम इसकी और इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आज यानी हमारे पास इस दफ़ा जो पीके एल आई आप जानते हैं, तो पीके एल आई हमारे पास उसका टेस्ट हुआ था। पीके एल आई हमारे पास एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, उसमें नर्सिंग की रिक्रूटमेंट की जाती है। तो पीके एल आई का टेस्ट जो हुआ था इसमें जो है 60% का कोर्स हमारे पास किससे आया था, इस क्रिटिकल केयर नर्सिंग के सब्जेक्ट से आया हुआ था। तीसरी बात, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जो है वो जब क्रिटिकल केयर यूनिट में या आईसीयूज़ में या एचडीयूज़ में आपकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है और वो पेशेंट हमारे पास लाइफ और डेथ के सिचुएशन में होते हैं। या तो आप उसको बचा सकते हैं या तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसी लिहाज से इसका नॉलेज हासिल करना इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बाकायदा इसका शुरुआत करेंगे, एक-एक चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और बाकी मैं आपको बता दूँ, ये स्लाइड जो है ये केएमयू के स्लाइड है, सर इशफाक अहमद के स्लाइड है, न्यू स्लाइड है, तो हमने इससे शुरुआत की है। तमाम वो स्लाइड हम पढ़ेंगे, बीच-बीच में जो है वो कुछ अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो मैंने अपने स्लाइड जो है वो डाले हुए हैं। तो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास क्रिटिकल केयर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड क्रिटिकल, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय क्रिटिकल। आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय क्रिटिकल। क्रिटिकल का वर्ड्स आपने जो है वो बहुत दफ़ा सुना हुआ है। क्रिटिकल जब भी आता है तो इसमें दो एक्सट्रीम के दरमियान एक बाउंड्री लाइन होता है। एक हमारे पास एक्सट्रीम 1 है और दूसरा हमारे पास एक्सट्रीम 2 है। तो एक्सट्रीम 1 और एक्सट्रीम 2 के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रिटिकल कहते हैं। तो दो एक्सट्रीम क्या है, अगर हम हेल्थ की बात करें तो दो एक्सट्रीम ये हो सकती हैं कि या हमारे पास लाइव हो सकती हैं कि बंदा लाइव है, बंदा जो है वो ज़िंदा है, या हमारे पास फिर डेथ हो सकता है। तो ये दो एक्सट्रीम आ सकते हैं। तो इन दो एक्सट्रीम के दरमियान अगर बंदा है तो इसको हम क्रिटिकल कहते हैं। तो क्रिटिकल केयर में हमारे पास ये है कि जब इस कशमकश में बंदा है कि वो या तो ज़िंदा रहेगा या तो मर जाएगा, तो इसी के दौरान अगर हम उसकी केयर करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल केयर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम नर्सिंग अगर इसके साथ ऐड करें कि हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बात करते हैं कि जब नर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं क्रिटिकल वार्ड में, क्रिटिकल पेशेंट वार्ड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं। ये तो इसकी आसान सी डिफिनेशन हुई। आइए देखते हैं उसकी फॉर्मल डिफिनेशंस के हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है। डब्ल्यूएचओ ने इसकी डिफिनेशंस की हुई है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन जो है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि कंप्रहेंसिव डिफिनेशन नहीं है। आइए देख लीजिएगा कि हमारे पास क्रिटिकल केयर को डब्ल्यूएचओ कैसे डिफाइन करती है। इट इज द ऑनगोइंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू द पेशेंट विद अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इंजरीज रिक्वायर्ड क्लोज कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट ऑफन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड को जरा समझ लीजिएगा कि एक एक वर्ड में हमें क्या कहने को बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। व्हाट इज मीन बाय द ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से नहीं है कि आप एक दफा किसी भी क्रिटिकल केयर पेशेंट की हमारे पास, या क्रिटिकल पेशेंट की, या जो वो पेशेंट जो क्राइसिस में है, इसकी एक दफा आप असेसमेंट करें, उसको केयर दे दे और वो उसको कंटिन्यू रखे, बस वो सही हो जाएगा, नहीं। आपने हर दफा उसको मॉनिटर करना है, उसकी असेसमेंट करनी है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ देयर पेशेंट आपने उसके साथ जो है वो डील करना है और फिर इसी के लिए अपने प्लान बनाना है और इसी को इंप्लीमेंट करना है। दूसरी हमारे पास है इंटेंसिव ट्रीटमेंट। इंटेंसिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है बेटा, इंटेंसिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम लोग उसको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो हमारे पास, मैंने पहले बता दिया कि इंतहाई क्रूशल हालात में होता है। तो वो खुद तो अपने लिए मेडिकेशन भी नहीं ले सकता, वो अपने लिए जो है वो फूड भी नहीं ले सकता, तो आपने उसको एनजी के साथ जो है वो फूड भी देनी है, उसको आपने इंट्रावेनस लाइन के ज़रिए से मेडिकेशन भी देनी है, या एक ऐसा पेशेंट जो है इंट्रावेनस लाइन के साथ भी हम उसको फूड देते हैं। तो प्रोवाइड द पेशेंट विद अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यानी वो इलनेस जो कि उसकी लाइफ को थ्रेटन करती है। मीन्स इसकी क्या है, अगर कोई सीवियर निमोनिया के साथ आ जाता है, ब्रेन इंजरी के साथ आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर के साथ आ
जाता है तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। आर इंजरीज, इंजरीज का क्या मतलब है कि उन्होंने एक्सीडेंट किया हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई और एक्सीडेंट। तो इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए कि हम उसको 1 to 1 मॉनिटर करें, इसकी तमाम कंडीशन को जो है वो हम अंडरस्टैंड करें, उसको असेस करें, फिर अकॉर्डिंगली प्लान बनाए और इंप्लीमेंट करें। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, हम आवरली उसको मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को कभी जाना हुआ आईसीयूज में, उम्मीद है आप सब लोग गए भी होंगे आईसीयूज में, क्योंकि आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो आपने वहां पर देखा हुआ होगा कि मॉनिटर्स डिफरेंट लगाए हुए होते हैं और 2 और 3 और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट उसकी जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, उसके वाइटल्स लिए जाते हैं। द वाइटल मींस उसकी बीपी, उसकी टेम्परेचर, उसका रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ लिया जाता है। उसके साथ कनेक्ट मुख्तलिफ मशीनें होती हैं। अभी जो है अगर केटीएच की बात करें तो केटीएच में मैं देख रहा हूँ, केटीएच में जो है वो अभी जो सर्जिकल आईसीयू है उसमें जो है एक सेंट्रल मॉनिटर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल मॉनिटर क्या है कि जो हमारे पास स्टाफ काउंटर है, जहां पर स्टाफ बैठता है ना, उस स्टाफ काउंटर में एक स्क्रीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और इस स्क्रीन में हर एक बेड का अलग 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 स्क्रीन है और इस अलग अलग स्क्रीन में जो है वो सब कुछ दिखाई देता है कि इस पेशेंट बेड नंबर 1 के पेशेंट का क्या रेस्पिरेटरी रेट है, क्या बीपी है, उसको हर चीज़ जो है वो मॉनिटर की जाती है। तो इसी तरीके से कांस्टेंट मॉनिटर की जाती है और फिर उसको सपोर्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ये रहा WHO का डेफिनेशन। अगले डेफिनेशन पे जाते हैं। अगला डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट कौन सा होता है, हम कौन से पेशेंट को क्रिटिकली इल पेशेंट क्वालिफाई करेंगे। तो क्रिटिकली इल पेशेंट को क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी ये है कि दोस पेशेंट हु आर एट रिस्क फॉर द एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग और हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें दो वर्ड जो है वो लेके गए हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक वर्ड है एक्चुअल और एक वर्ड है पोटेंशियल। द वर्ड एक्चुअल मींस एक्चुअली उसको जो है वो कोई डिजीज है, मींस अगर कोई पेशेंट आता है और ब्रेन ट्यूमर है, अनकॉन्शियस है, उसका जो है वो कार्डियक आउटपुट भी सही नहीं है, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी सही नहीं है, तो एक्चुअली उसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्वालिफाई करेंगे क्रिटिकली इल पेशेंट में। लेकिन दूसरे पेशेंट को हम क्वालिफाई करेंगे कि हम उसकी हालत को देख के, उसकी कंडीशन को देख के हम ये अगर प्रिडिक्ट करें कि नियर फ्यूचर में ये खराब हो सकता है, ये क्रूशियल कंडीशन में जा सकता है, ये क्राइसिस में जा सकता है, तो उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे, डिक्लेयर करेंगे क्रिटिकली इल पेशेंट में। The more critically ill the patient is, the more likely he or she is to be highly vulnerable, unstable एंड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, वल्नरेबल का क्या मतलब है, वल्नरेबल का मतलब ये है कि वो हमारे पास ज्यादा क्रूशल कंडीशन में जा सकता है, ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन में जा सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर यह है कि वो मुख्तलिफ, और जब कोई पेशेंट क्रिटिकली इल होगा तो इसके मुख्तलिफ आर्गन्स फेल हो सकते हैं, मुख्तलिफ आर्गन्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है कि देयर बाय रिक्वायरिंग इंटेंस यानी स्ट्रॉन्ग और विजिलेंट अलर्ट केयर नर्सिंग। तो इसलिए फिर क्रिटिकली इल पेशेंट को इंटेंस केयर मीन स्ट्रॉन्ग केयर एंड विजिलेंट मीन अलर्ट केयर। अलर्ट केयर का मतलब क्या है कि आपने जो है वो बिल्कुल फोकस से उसकी तमाम कंडीशन को अंडरस्टैंड करके उसको केयर प्रोवाइड करना है। अगर हम लोग इस पे बात करें, इस डिफिनेशन में जो हमने देखा कि हाउ वी कैन क्वालिफाई वेदर द पेशेंट इज क्रिटिकली इल आर नॉट, तो आपने मुझे बताना है, इस वीडियो को आपने पॉज करना है और आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास, लेट सपोज ये पेशेंट ए कंसिडर कर लेते हैं और ये पेशेंट बी कंसिडर कर लेते हैं, तो एक जो है आपने मुझे बताना है कि पेशेंट ए को हम आईसीयूज में एडमिट करेंगे, ये क्रिटिकल पेशेंट के कैटेगरी में आता है या बी क्रिटिकल की कैटेगरी में आता है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको हल कीजिएगा, उसको जो है वो हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ओके गुड। अगर आप लोग क्वालिफाई कर गए कि दोनों पेशेंट क्रिटिकल इल पेशेंट में आते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर राइट। बट अगर एक को आपने जो है वो क्रिटिकल इल पेशेंट में डिक्लेयर किया हुआ है और दूसरे को जो है वो आपने क्रिटिकल इल पेशेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो लेट मी टेल यू कि दोनों क्रिटिकल पेशेंट है। ये हमारे पास एक्चुअल है, एक्चुअल क्रिटिकल इल है, उसको कंडीशन एक्चुअल में है, लेकिन इसको हमारे पास पोटेंशियल कंडीशन है। पोटेंशियल कंडीशन का मतलब यह है कि उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। कैसे, यहाँ पर इस सिनेरियो को अगर आप देख लें तो 55-year-old मैन come to hospital for the first time complaining of difficulty in breathing in the past few hours. He is unstable to speak and full sentences and appear extremely distressed on examination. Blood pressure is 90/60, heart rate is 125, respiratory rate is 32, and the oxygen saturation is 84% on room air, and he is using accessory muscle to breathe and look restless
एंड कंफ्यूज्ड। कैसे हम क्वालिफाई करेंगे? सबसे पहले बात यह है, सबसे पहले बात यह है कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन सैचुरेशन की, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखें, ये हमारे पास 84% है, जो कि इंतहाई कम है, यानी पेशेंट हाइपोक्सिया में है। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल उसको कम है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो फिर हमने दूसरे पॉइंट को भी देखना है कि ही इज यूजिंग एसेसरी मसल टू ब्रीथ, यानी वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो ब्रीथ ले ले, यानी ब्रीथलेसनेस है। तो अगर इंसान ब्रीथ लेने के लिए कोशिश करता है, ज्यादा कोशिश करता है, तो इम्कान यह है कि वो ब्रीथ ले लेके फिर तक जाएगा और फिर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, फिर वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो ये क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए उसकी उसके लिए एक वेंटिलेशन चाहिए होती है, एक मैकेनिकल वेंटिलेशन के, ताकि उसकी लंग्स जो है वो उसी तरीके से काम करती रहे। अगर वो ब्रीथ लेने की सलाहियत भी को बैठे तो हम आर्टिफिशियली उसको ब्रीथ दे पाए। दूसरी बात यह है कि अगर हम उसकी हार्ट रेट को देखें तो हार्ट रेट भी इंतहाई ज्यादा है, पेशेंट ट्रैकिकार्डिया में है, मींस इसकी हीमोडायनेमिक डायमेंशंस भी फ्लक्चुएट हुए हैं, मींस उसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डायमेंशंस है वो भी सर्कुलेट हुए हैं। आप उसकी बीपी को चेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्वालिफाई करते हैं किस चीज में के क्रिटिकल इल पेशेंट है। लेकिन अगर हम पेशेंट बी को देख लें कि 30 ईयर ओल्ड वुमन है, present to the hospital for the first time with the complaint of mild fever है उसको and generalized weakness for the 2 days, she is alert and talking normally and able to walk without assistance। पेशेंट नॉर्मल दिखाई दे रहा है, उसकी हार्ट रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन सब कुछ जो है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है। आप एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास हम नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे और क्रिटिकली इल पेशेंट नहीं है। ये क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करती कि ये क्रिटिकली इल पेशेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी क्वालिफाई करती है कि ये भी एक क्रिटिकल केयर पेशेंट है। कैसे? आपने पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है। अगर पेशेंट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर माइल्ड फीवर है एंड जनरलाइज वीकनेस है, तो ये एक सिस्टमेटिक डिजीज की इंडिकेशन है कि इसको कोई सिस्टमेटिक डिजीज है। तो अगर कोई सिस्टमेटिक डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटिस्ट का इन्फेक्शन है, तो ये पेशेंट हमारे पास सेप्सिस में जा सकता है। सेप्सिस हमारे पास क्या है? सेप्सिस इज द रिएक्शन टू इन्फेक्शंस। तो सेप्सिस में अगर सीवियर सेप्सिस में जाएगा तो ये हमारे पास सेप्टिक शॉक में जा सकता है, और अगर सेप्टिक शॉक में जाएगा तो इट बिकम अ क्रिटिकली इल पेशेंट। तो इस वजह से ये हमारे पास पोटेंशियली इल पेशेंट है। समझ आई? क्रिटिकल में एक्चुअल क्रिटिकल पेशेंट क्या होता है और दूसरे पोटेंशियल क्रिटिकल पेशेंट क्या होता है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको जो है वो क्लियर होगा। आगे जाते हैं। फिर हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द फील्ड ऑफ नर्सिंग विच फोकस ऑन द केयर ऑफ critically ill unstable patient। critical care nursing can be found working in a wide variety of environment and specialties like emergency department, like intensive care unit ICUs। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्स हमारे पास कहाँ पर फंक्शन करता है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में फंक्शन करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर हम जो है वो बात करें कि हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पर ये फंक्शंस करता है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास अगर हम एचएमसी में बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर फंक्शन करता है, तो हमारे पास मुख्तलिफ वार्ड्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो सर्जिकल वार्ड है, एक हमारे पास क्या है बेटा? एक हमारे पास सर्जिकल वार्ड है। लेट मी टेक माई पेन। हमारे पास एक तो हमारे पास क्या है? एक हमारे पास सर्जिकल वार्ड्स है। क्यों काम नहीं करता? ओके, स्क्रीन वाइट। ओके ओके गुड। ओके, अगर हम बात करें ना बेटा कि हमारे पास हम हॉस्पिटल एचएमसी की बात करें, तो एचएमसी यानी हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट वार्ड्स होते हैं। एक हमारे पास उसका क्या वार्ड होता है? मेडिकल वार्ड। तो मेडिकल वार्ड होता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या होता है? सर्जिकल वार्ड। तो सर्जिकल वार्ड में अगर देखा जाए यानी ये नॉर्मल वार्ड्स है। तो फिर हमारे पास इस वार्ड में अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ए वार्ड है, तो मेडिकल ए वार्ड को अगर हम देखें तो इसमें नॉर्मल पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं? उसको एडमिट करते हैं। लेकिन इस मेडिकल वार्ड को अगर आप फोकस से देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है एचडीयू के नाम से एचडीयू के नाम से एक रूम होता है जिसमें क्रिटिकली इल पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है हाई डेंसिटी यूनिट। हाई डेंसिटी यूनिट का मतलब यह है कि जो पेशेंट क्रिटिकली इल है तो इसको हम वार्ड ही में दूसरे जो है रूम में शिफ्ट करते हैं। और इस एचडीयू में मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजीज होती हैं, मुख्तलिफ फैसिलिटेशंस होती हैं, यानी यहाँ पर कार्डियक मॉनिटर होता है, वहाँ पर वेंटिलेटर होता है, वहाँ पर सारे मशीन बेड साइड पे होते हैं। जबकि अगर हम सर्जिकल वार्ड की बात करें तो सर्जिकल वार्ड में भी हमारे पास अगर हमारे पास सर्जिकल सी वार्ड है, तो सर्जिकल सी वार्ड को अगर आप देखें तो वहां पर भी एचडीयू आपको मिलेगा। तो एक तो एचडीयू में हमारे पास आपको कौन से नर्स मिलेंगे? आपको क्रिटिकल केयर नर्स मिलेंगे। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड आईसीयूज भी बने हुए हैं। यानी मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल आईसीयू बना हुआ है फॉर द मेडिकल पेशेंट। मेडिकल आईसीयू बना हुआ है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन के साथ आता है, उसकी सर्जरी नहीं हुई होती और वो क्रिटिकल कंडीशन में आता है, तो इसको मेडिकल आईसीयू में एडमिट करते हैं। लेकिन अगर हम सर्जरी की बात करें तो हमारे पास अगर कोई पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के
बाद कोई पेशेंट आता है, मींस अगर उसकी सर्जरी हो चुकी होती है तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग सर्जिकल आईसीयूज में डाल लेते हैं। सही है बेटा। तो ये हमारे पास दो आईसीयूज है। इसके अलावा अगर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट को देखें, कैजुअलिटी को देखें, तो कैजुअलिटी में भी हमारे पास मुख्तलिफ रूम्स उसके लिए मुख्तस किए गए हैं और वहां पर भी हमारे पास इसी पेशेंट को हमारे पास क्या किया जाता है, इसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अंडरस्टैंड बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज अ कंप्रहेंसिव, ये एक कंप्रहेंसिव मीन होलिस्टिक स्पेशलाइज्ड इन इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज व्हिच रेंडर टू पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस इन देयर फैमिलीज। ये हमारे पास होलिस्टिक है, यानी आप अगर क्रिटिकल केयर नर्स को देखेंगे ना तो उसके पास हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तमाम कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए। एक फील्ड में अगर उसके पास नॉलेज है, दूसरे फील्ड में नहीं है, तो फिर वो क्रिटिकल केयर यूनिट में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि पेशेंट का कोई भी पता नहीं चलता, वो हर कंडीशन की तरफ जा सकता है। तो ये हमारे पास एक कंप्रहेंसिव एंड स्पेशलाइज और इंडिविजुअलाइज का क्या मतलब है कि पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक केयर देने की सलाहियत रख सकता हो। तो ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आता है। यानी क्रिटिकल केयर नर्सिंग में एक पेशेंट जब आता है तो पेशेंट को आपने क्या करना है, कोई पेशेंट आया तो पेशेंट की कंडीशन को आपने देखता है और इस पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आप अगर ट्रीटमेंट देंगे, वो इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर है। उसके मुताबिक अगर हम कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे, यहाँ पर आपके पास हम स्टाफ में पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में आ रहा है कि कौन कौन से स्टाफ हमारे पास आईसीयूज में होते हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि हमारे पास हर एक कंडीशन के, अगर उसको रिस्पायरेटरी कंडीशन है तो आरटी आता है, रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट आता है, उसको कोई और कंडीशन है तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टाफ अवेलेबल होते हैं, कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है, वो उसके पास आता है। मींस उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत है तो पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, एक सोनोग्राफर होता है, उससे हमारे पास करवाते हैं, तो स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिर इसके बाद दो चीजें आपने याद रखनी है यहां पर इस डेफिनेशन में, कि आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का केयर नहीं करते, आप यहां पर देखिए इन देयर फैमिलीज, उसके फैमिलीज का भी आप केयर करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, यानी वो क्या क्या इसकी जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट इसकी जिम्मेदारी ये है कि वो क्लाइंट का जो इल है उसका केयर करेगा। दूसरी उसकी जिम्मेदारी ये है कि प्रोवाइड डायरेक्ट वन टू वन केयर, एक एक केयर, मींस एक नर्स एक पेशेंट को डायरेक्ट केयर। इस तरह से नहीं हो सकता कि एक वार्ड है, 3-4 बेड है, तो कभी नर्स एक की तरफ भागेगा, कभी दूसरे की तरफ भागेगा, कभी तीसरे की तरफ, नहीं, हर एक को हमारे पास फोकस आपने टाइम देना है और वन टू वन आपने उसको केयर देना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजंस, उसकी डिसीजन के बेस पे पेशेंट की लाइफ एंड डेथ जो है वो डिपेंड करती है कि वो कैसे डिसीजन लेती है। फिर हमारे पास यह है कि एट हाई रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस फ्रॉम द पॉसिबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस, यानी हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट में अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कोई सर्जिकल यूनिट है, तो सर्जिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो सर्जरी हुई होती है, वाउंड होता है, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी जर्म्स जाने की, वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हाइजीन का ख्याल रखे ताकि नोजोकोमल इन्फेक्शन ना हो। तो इस वजह से नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, क्योंकि पेशेंट हाई रिस्क पे होता है इंजरी का और इलनेस का, तो आपने जो है वो उन्हें ख्याल रखना है कि पेशेंट को इन्फेक्शन भी ना हो और पेशेंट को इंजरी भी ना हो। और कम्युनिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन हर जगह पर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयूज में कौन कौन सा स्टाफ होता है। यानी अगर हम बात करें ना बेटा कि हमारे पास आईसीयूज में कौन कौन सा स्टाफ होता है, तो डॉक्टर्स तो होते ही है, और डॉक्टर्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो डॉक्टर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक स्किल्ड नर्स होता है। पहले मैंने आपको बात की कि स्किल्ड नर्स के अलावा आईसीयू चलता ही नहीं है। फिर हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो अल्ट्रासाउंड की जरूरत है तो हमारे पास सोनोग्राफर हमारे पास होते हैं, या अगर कोई जो है वो हार्ट की कंडीशन जो है वो उसकी मेजरमेंट करनी है तो वो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, मींस कार्डियक टेक्नीशियंस होते हैं, रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट होते हैं जो वेंटिलेशन की तमाम चीजों को वो देखते हैं, एंड अदर competently care for the sickest client in the hospital। अंडरस्टैंड, मींस तमाम स्टाफ। यानी अगर हम बात करें, अगर हम उसको समराइज करें कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इसकी कौन कौन सी जो है कौन कौन सी स्टाफ हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम स्टाफ की बात करें बेटा तो हमारे पास स्टाफ कौन कौन सा है। एक तो हमारे पास डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नर्स, और नर्स भी वो नर्स जिसको हम आईसीयू नर्स कहते हैं। आईसीयू नर्स वो नर्स होते हैं, पहले तो पोस्ट आरएन था, तो पोस्ट आरएन में स्पेशलाइज करते थे वो नर्स जो आईसीयू में, तो वो यहाँ पर काम करने के काबिल होते थे। अभी जो है वो बीएसएन है, तो बीएसएन जो है वो एक जनरल हर चीज जो है वो उसको
उसको बीएसएन में पढ़ाया जाता है, तो वो जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है आईसीयू में या ज़्यादा जो है वो उनको पता है आईसीयू में, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। मीन्स आप भी इस सब्जेक्ट को गौर से पढ़ने के बाद जो है वो आप आईसीयू में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिस्ट यानी कौन कौन से टेक्नोलॉजिस्ट, हम मैंने आपसे बात की कि हमारे पास इसमें आरटीज होता है, रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट। रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट एक इमरजेंसी मेडिसिन की एक पैरामेडिकल एक डिसिप्लिन है, उसको करने के बाद फिर रिस्पायरेटरी थेरेपी जो है वो बंदा कर लेता है, और रिस्पायरेटरी थेरेपी के बाद जो है वो बंदा फिर आ जाता है रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट बन जाता है। तो फिर हमारे पास यही क्या है, यही हमारे पास इसकी स्टाफ है। इसके बाद अगर हम देखें कि इंटेंसिव केयर नर्सिंग आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो क्रिटिकल केयर नर्स के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्किल में ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी को भी अगर यूज़ कर सकता है, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि क्रिटिकल केयर एरिया में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ मशीन्स होते हैं। अगर मशीन्स आपको यूज़ करना आता है तो आप चल सकते हैं, अगर मशीन यूज़ करना नहीं आता तो आप नहीं चल सकते क्रिटिकल केयर यूनिट में। अगर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री हमारे पास क्या है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इसकी मुख्तलिफ ब्रीफ हिस्ट्री है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की सबसे पहले इनिशिएटिव जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही के ज़माने में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे पास वो तकरीबन 1850 में जब क्रीमियन वार हुआ था, तो क्रीमियन वार में जो सोल्जर्स वाउंडेड हुए थे तो उसको उन्होंने एक खास जगह पर जो है वो डाला हुआ था, और वेंटिलेशन वगैरह और स्पेशलाइज्ड केयर क्लोज मॉनिटरिंग देते थे। तो तभी से क्रिटिकल केयर नर्सिंग की आगाज हुई थी। लेकिन इसके बाद जो है वो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू में हमारे पास जो पेशेंट क्रिटिकली वाउंड होते थे तो हम उसको क्वालिफाई करते थे किसको, क्रिटिकली इल पेशेंट को, और उसको क्लोज मॉनिटरिंग हम करते थे, या उसको जो है वो हम क्या करते थे, उसकी हम लोग एक स्पेशलाइज्ड केयर उसको देते थे। लेकिन 1950s में जब पोलियो आया था, तो पोलियो आपको पता है पोलियो हमारे पास मसल पैरालिसिस यानी पैरालिसिस काज करता है, और जब रिस्पायरेटरी मसल की पैरालिसिस हो जाती है तो फिर बंदा रिस्पायर ही नहीं करता, फिर हमारे पास वो ब्रीथिंग ही नहीं कर सकता। तो तभी से 1950s में जो है वो आईसीयूज फार्मली बनना शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद मॉडर्न आईसीयूज का ग्रोथ हमारे पास क्या, उसका जमाना माना जाता है 1960 से लेके 1970 के बीच। 1960 से 1970 के बीच हमारे पास सीसीयूज बने। सीसीयूज को हम पहले कहते थे कोरोनरी केयर यूनिट, लेकिन अभी ये कोरोनरी केयर यूनिट से जो है वो ये नाम चेंज होके क्रिटिकल केयर यूनिट बन गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं कि रीजन फॉर द एडमिशन टू इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कौन कौन से पेशेंट को हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखते भी हैं कोई भी कंडीशन के साथ आता है तो हम क्या करते हैं, अब आपको क्राइटेरिया पता है, हम ABCs उसके करते हैं, ABCD। यानी पहले हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी रिस्पायरेशन को देखते हैं, हम उसकी ब्रीथिंग को देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या है कि अगर कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के पास आता है, मींस इसकी हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी हो, वो भी क्वालिफाई करते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट की में एडमिशन के लिए। फिर हमारे पास न्यूरोलॉजिक चेंजेस आते हैं, फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आता है, एनर्जी आता है। वन हम पढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज में कौन कौन से लोगों को हम लोग क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट करते हैं। सबसे पहले जो निमोनिया जिसको होता है, निमोनिया आपको पता है एक लंग डिजीज है, वायरल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ होती है, जिसमें लंग्स में हमारे पास एक फ्लूइड जमा हो जाता है, ताकि इसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। तो अगर सीवियर कंडीशन में बंदा जाए तो शॉक में जा सकता है और मर सकता है। इसके बाद हमारे पास पल्मोनरी इबोलिज्म है। पल्मोनरी इबोलिज्म का मतलब यह है कि जहां पर अगर मींस लंग्स को जो आर्टरीज गए हुए होते हैं या उससे जो वेन्स आए हुए होते हैं उसमें एक क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट बनने की वजह से वहां पर ब्लड ही नहीं जा पाता। तो ब्लड ही नहीं जा पाता तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीजनेशन अगर नहीं हो पाता तो हमारे पास एक तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ड्रग ओवरडोज की वजह से हो सकता है, मींस जो लोग जो है वो नशे करते हैं, अगर वो ज्यादा ड्रग ले ले तो इसकी वजह से भी हो सकता है रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी आ सकती है, या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से बंदा जा सकता है। लेकिन इस रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज से अगर बंदा आता है तो फिर हम उसको मुख्तलिफ डिवाइस जो है वो लगाते हैं। इसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। आप सब लोगों ने अगर आईसीयू में गए हुए हो तो आपने देखा हुआ होगा, या रिस्पायरेटर। उसकी पिक्चर भी यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेंटिलेटर है। और इसी सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आपको वेंटिलेटर की तमाम सेटिंग जो है वो मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम वेंटिलेशन को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। दूसरी हमारे पास अगर ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ रिस्पायरेटर लिखा हुआ है। रिस्पायरेटर का मतलब ये है मास्क,
यानी जो मास्क हम लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए पेशेंट को, उसको हम रेस्पिरेटर्स कहते हैं। फिर हमारे पास क्या आती है, फिर हमारे पास आती है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। तो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या है, जो सर्कुलेशंस मीन सीवीएस प्रॉब्लम्स, यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो हमारे पास है, हार्ट का जो ब्लड का सिस्टम है उसमें अगर चेंजेस आ जाए तो इसको हम लोग सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं और हीमोडायनेमिक अनस्टेबल कहते हैं। एक तो हो सकता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो लो ब्लड प्रेशर भी हमारे पास पेशेंट भी क्वालिफाई करते हैं कि वो क्रिटिकली इल पेशेंट डिक्लेयर किए जाए। फिर हमारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस है यानी हार्ट अटैक है, या ब्लीडिंग फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउंड्स रिक्वायर अ सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड प्रेशर विद इन द हार्ट, यानी जो ब्लीडिंग, जिसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, वो भी हमारे पास क्वालिफाई करते हैं क्रिटिकल केयर पेशेंट बनने में। हमारे पास क्यों है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बंदे से अगर ज़्यादा ब्लड जाए तो फिर हमारे पास हाइपोटेंशन हो सकता है, और हाइपोटेंशन के साथ मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, मीन्स हाइपोक्सिया भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, ब्रेन में जो है वो अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से ब्रेन डेथ भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकती है, मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें हीमोडायनेमिक मॉनिटर की, तो ये हमारे पास हीमोडायनेमिक मॉनिटर है। यहाँ पर आप देख लें, जिसमें जो है वो इस तरीके से जो लाइंस हैं, मींस हार्ट के लाइंस, इस तरीके के जो लाइंस हैं, PQRST का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एक कार्डियक मॉनिटर है, और कार्डियक मॉनिटर पेशेंट के साथ लीड्स के जरिए से लगा हुआ होता है, और इसमें इसकी कार्डियक एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास सबसे पहले हम उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी हमारे पास मेंटल स्टेटस क्या है, या उसकी हेड की इंजरी को देखते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या हमारे पास ट्रामा, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, या हमारे पास ब्रेन सर्जरी जिसकी हुई होती है, या स्ट्रोक हुआ होता है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई होती है, तो उसको हम लोग क्वालिफाई करती हैं क्रिटिकल केयर पेशेंट बनने के लिए। फिर हमारे पास आती हैं लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में हमारे पास क्या आती है कि कोई जल गया है, या किसी को सेप्सिस हुआ है। सेप्सिस का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, लेकिन उनका रिएक्शन हुआ है इस बॉडी के तमाम तमाम फिजियोलॉजिकल मीन्स, उसको फीवर है, उसको जो है वो हाइपोटेंशन है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास सेप्सिस में आते हैं। रिक्वायर वेरी इंटेंसिव केयर फॉर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, तो ये हम लोग जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट करते हैं। फिर इसके बाद मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है फ्रॉम डायबिटीज, या रेनल फेलियर है, या हमारे पास एसिड बेस बैलेंस है। तो इसके लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, इसके लिए हम फिर एबीजीज करते हैं, जो हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैसेज है, या हम लोग जो है वो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ करते हैं, जिसमें हम इसके इलेक्ट्रोलाइट्स को नापते हैं, सोडियम, पोटाशियम और मुख्तलिफ चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आते हैं सर्जरी में। तो सर्जरीज में हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी, या थोरेसिक सर्जरी, या हमारे पास ब्रेन सर्जरी, या इंटेंसिव एब्डोमिनल सर्जरी, आर्थ्रोपेडिक सर्जरी, सारी सर्जरीज क्वालिफाई करती हैं किसी भी पेशेंट को क्रिटिकल इल पेशेंट डिक्लेयर करने में। फिर हमारे पास आती हैं नीड फॉर द क्रिटिकल इल क्लाइंट एंड फैमिली, यानी कौन कौन से नीड्स है। अगर कोई क्रिटिकल इल है, क्वालिफाई भी हमने किया, अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल इल है तो इसकी क्या क्या नीड्स हो सकती है, यानी इसको क्या क्या ज़रूरतें हो सकती है। एक होता है फिजिकल, यानी उसको कोई बीमारी है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। एक हमारे पास इसकी इमोशनल कंडीशन हो सकती है, और इमोशनल कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी ICU में कोई पेशेंट को एडमिट किया जाता है ना, तो आपने देखा हुआ होगा कि वहाँ पर लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हो जाते हैं। बस वो ये सोचता है कि बस अभी ये कल मरने वाला है, परसों मरने वाला है, या इसके बाद मरने वाला है, लेकिन ये मरना तो इसका मुकद्दर बन चुका है। जब भी किसी पेशेंट को ICU में एडमिट किया जाता है, तो आपने इसको इमोशनली स्टेबल करना है। आपने इसको इमोशनली स्टेबलाइज किस वजह से करना है कि यहाँ पर जो आते हैं इसको जो है वो इसमें लोग मरते भी हैं, लेकिन लोग मरते भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इससे क्या हो जाते हैं, मीन्स वो हमारे पास ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा उसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको उसकी सोशल कंडीशंस, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इनकी सारी का नीड्स है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आती है, उसके लिए आपने मुख्तलिफ प्लानिंग बनानी है। एक होता है पेन, क्योंकि बहुत पेन के साथ आता है को, तो अगर किसी को पेन है तो आपने सबसे पहले फर्स्ट आपने उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं। मुख्तलिफ मेडिकेशंस के नाम से आते हैं, ट्रामाडोल वगैरह मुख्तलिफ जो है वो आते हैं, तो आपने उसको पेन से रिलीव करना है। मोबिलिटी आती है, अगर वो मूव नहीं कर सकता ना, तो अगर वो मूव नहीं कर सकता तो इसके असिस्टेंस करना है, उसको क्लोज आपने उसको मॉनिटर करना है, ताकि वो गिर ना जाए, वो हमारे पास कोई और इंजरी वगैरह ना आए। या डिसोरिएंटेशन मींस उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, बाथरूम कहाँ है, हमारे पास स्टाफ काउंटर कहाँ है, या जो है वो
हर चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है तो उसको आपने क्लोज मॉनिटर करना है और उसको बताना है कि ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन सही करनी है। स्लीप डिप्राइवेशन है, स्लीप डिप्राइवेशन भी हमारे पास है। जो अटेंडेंट है उसको भी स्लीप डिप्राइवेशन होती है और जो पेशेंट है उसको होती तो होती है, क्योंकि हमारे पास आईसीयूज बहुत ही क्रिटिकल एरियाज होती है हॉस्पिटल की। फिर हमारे हमारे पास पावरलेसनेस होता है, होपलेसनेस होता है, डायल्यूरियम होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस्ड और इतना टॉर्चर हुआ होता है कि उसको हमारे पास आईसीयू साइकोसिस हो जाती है। इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो इस पेशेंट को अगर आप देखें तो इसके अटेंडेंट पर क्या गुजरती होगी। अगर उसके अटेंडेंट उसके पास है, उसके यहाँ पर देखें तो लीड्स लगाए गए हैं कार्डियक मॉनिटर के लिए। यहाँ पर देखें उसको जो है वो वेंटिलेटर जो है वो लगाया गया है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। यहाँ पर देखिए उसको जो है वो लाइन्स लगाए गए हैं, आईवी लाइन्स, ताकि उसकी जो है वो फ्लूइड को मेंटेन किया जा सके, उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती है क्रिटिकल केयर यूनिट्स में। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट होते हैं कि हमने किस तरीके से क्लासिफाई करना है कि कौन सा पेशेंट हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट है या नहीं है। तो एक होता है लेवल 1। लेवल 1 हमारे पास वो पेशेंट होता है जो क्रिटिकली इल नहीं होता, यानी नॉर्मल वार्ड में हम उसको जो है वो एडमिट करते हैं। उसको हम नॉर्मल वार्ड में एडमिट करते हैं, वो लेवल 0 में आता है। लेवल 0 का मतलब क्या है कि कोई ऑर्डिनरी कंडीशंस है उसके और वार्ड में एडमिट किया जाता है, तो वो हमारे पास लेवल 0 में आता है। यानी अगर कोई फीवर के पास आता है या कोई जो है वो सर्जरी उसकी जो है वो कोई भी आर्थोपेडिक सर्जरी है, उसके पाँव की सर्जरी है, उसके हाथ की सर्जरी है, तो वो हमारे पास लेवल 0 में आते हैं। लेवल 1 में हमारे पास कौन से पेशेंट आते हैं? जो रिस्क पे है, रिस्क ऑफ डिटोरिएटिंग एंड सपोर्ट फॉर द क्रिटिकल केयर टीम। जो रिस्क पे है कि वो डिटोरिएट हो सकता है, वो क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, तो वो लेवल 1 में आते हैं। लेवल 2 में कौन से पेशेंट आते हैं? लेवल 2 में हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जिसकी एक आर्गन कंप्रोमाइज हुई हो या पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसको रिक्वायर्ड हो, तो वो हमारे पास लेवल 2 में आते हैं। लेवल 3 में वो पेशेंट आते हैं जिसके मुख्तलिफ आर्गन, मल्टीपल आर्गन जो है वो कंप्रोमाइज हुए हो, जिसको एडवांस रिस्पायरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो, जिसको बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो, जिसको कार्डियक सपोर्ट की जरूरत हो, तो वो हमारे पास लेवल 3 में आते हैं। और इसी में से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं और ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने इसको जो है वो बड़ी फोकस से और बड़ी अटेंशन के साथ जो है वो सीखना है। अभी इस पे क्वेश्चंस करते हैं, आपने इस वीडियो को पॉज करना है और आपने मुझे बताना है कि ये पेशेंट 1, पेशेंट 2 एंड पेशेंट 3 कौन से लेवल का है। मींस लेवल 0 का है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, और लेवल 3 ऑफ क्रिटिकल एल है। एक्सीलेंट बेटा। अगर आपने क्वेश्चन 1 को, यानी ये जो पेशेंट 1 है, अगर आपने इसको डिक्लेयर किया कि ये हमारे पास लेवल 3 का क्रिटिकल एल पेशेंट है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वाई? बिकॉज यहां पर अगर देखिए कि ये हमारे पास है, अ पेशेंट ऑफ 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट इज एडमिटेड विद अ सेप्टिक शॉक। उसको सेप्टिक शॉक हुई है। फिर हमारे पास पेशेंट अनकॉन्शियस भी है, उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाया गया है, उसकी बीपी जो है वो क्या है, वो 80/50 है, रिसीविंग वेसोप्रेसर इन्फ्यूजन है, उसको उसकी यूरिन आउटपुट है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो है वो आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लेवल 3 में क्या है कि मल्टीपल आर्गन कंप्रोमाइज हुए हो। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल आर्गन कंप्रोमाइज हुए कि नहीं, रिस्पायरेटरी आर्गन भी कंप्रोमाइज हुआ है, रिसीविंग वेसोप्रेसर हमारे पास क्या है, उसकी सीवीसी यानी उसकी रेस्पायरेट इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्रोमाइज हुआ है, उसका हमारे पास यूरिनरी सिस्टम भी कंप्रोमाइज हुआ है। तो अगर मल्टीपल आर्गन कंप्रोमाइज हुए हैं ना बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये लेवल 3 का क्रिटिकली इल पेशेंट है। लेवल 2 की बात अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पर देखें कि a 65-year-old male patient is admitted after abdominal surgery. He is conscious and oriented. His vital signs are 110/70 and the pulse is 96 and respiratory rate is this and the oxygen saturation is 92. 4 liter oxygen via nasal cannula required frequent monitoring every 30 minutes. तो ये हमारे पास अगर आप देखें कि इसको क्वालिफाई करें 3 लेवल में, तो यू आर रॉन्ग। ये हमारे पास लेवल 2 में क्वालिफाई करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो इसके लिए तो रेस्पायरेटरी सिस्टम सिर्फ कंप्रोमाइज हुआ है, सिर्फ नेजल कैनोला लगाया हुआ है, बाकी तमाम ऑर्गन्स तो ठीक है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो यहां पर सिंगल ऑर्गन कंप्रोमाइजेशन की बात हुई है लेवल 2 में, कि सिंगल ऑर्गन अगर कंप्रोमाइज होता है तो वो लेवल 2 में है, तो यहां पर ये लेवल 2 में आता है। अगर हम थर्ड की बात करें कि अ पेशेंट 45-year-old फीमेल पेशेंट विद निमोनिया एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, शी इज कॉन्शियस बट very breathlessness, a respiratory rate is 30 per minute and oxygen saturation is 88, on room temperature required non-invasive ventilations by PIP। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ है, तो ये भी हमारे पास किस में आते हैं, लेवल 2 में आते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा। यहां पर मैंने आपको क्विक
मेमोरी टिप दिया हुआ है कि अगर पेशेंट स्टेबल है, रूटीन वार्ड में उसको हम लोग क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। लेकिन अगर वो रिस्क पे है, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, तो उसको लेवल 1 में हम जो है वो डालते हैं। लेवल 2 में हम कौन से पेशेंट को डालते हैं जिसमें सिंगल आर्गन कंप्रोमाइज़ हुई हो, और लेवल 3 में हम उन पेशेंट को डालते हैं जिसमें मल्टीपल आर्गन कंप्रोमाइज़ हुए हों। ठीक है बेटा? इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो मशीन्स लगी हुई हैं। आप देखिए इसमें हमारे पास वेंटिलेटर है, कार्डियक मशीन है, मुख्तलिफ जो है मशीन लगी हुई है पेशेंट को। इसके बाद प्रिंसिपल क्या है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, इसकी प्रिंसिपल ये है कि आपने कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करना है और उसकी ट्रीटमेंट देनी है। हाई इंटेंस थेरेपी उसको देने हैं, इंटरवेंशन आपको देने हैं। आपको एक्सपर्ट सर्वेलेंस, आपने हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है और एफिशिएंसी के साथ उसको डिलीवर करना है, हर एक इंटरवेंशन। आपने अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर ऑर्गन फेलियर, आपने उसको सही से जो है वो मॉनिटर करना है और आपने प्रेडिक्ट करना है और आपने उसके कंडीशन को देख के आपने ये अलर्ट रहना है कि कौन सी कंडीशन अभी डिटोरिएट हो रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ द पैरामीटर डिनोटिंग प्रोग्रेस और डिटोरिएटिंग, आपने देखना है कि कौन सी मेजरमेंट आपने करनी है जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई करें कि पेशेंट सही हो, ठीक हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है। गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर, गोल्स क्या है कि वो पेशेंट फिर से जो है वो सर्वाइव कर जाए, जो हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट है वो सर्वाइव कर जाए, उसकी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिस्टोर हो, रिस्टोर इसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, उसकी जो है वो फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी, सोशल भी और स्पिरिचुअल हेल्थ भी रिस्टोर हो। और इसकी फैमिली की भी हम केयर करते हैं, इसकी फैमिली को कोप करते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं इस क्राइसिस से जो है वो उससे बचने के लिए। इसके बाद अगर गोल की बात करें कि गोल्स हमारे पास क्या है क्रिटिकल केयर नर्स की, तो ये हमारे पास वो हमारे पास क्या है, इसकी रोल्स क्या है, इसकी रोल्स हमारे पास ये है कि वो हमारे पास केयर प्रोवाइडर है तो केयर तो देगा। इसके बाद हमारे पास कंप्रिहेंसिव डायरेक्ट केयर वो क्रिटिकली इल पेशेंट को देगा। इसके बाद वो एजुकेटर भी है, एजुकेशन का रोल भी वो करते हैं क्योंकि वो एजुकेट भी करता है उसके अटेंडेंट को और पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो मैनेजर का रोल भी करते हैं, कोऑर्डिनेट केयर प्रोवाइडर फॉर द वेरियस हेल्थ केयर टीम्स, अपने हेल्थ केयर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो उस पेशेंट की केयर को जहन में रखते हुए उसको केयर भी देगा। एडवोकेट वो पेशेंट की राइट्स के लिए जो है वो बात भी करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट रैपिड असेसमेंट भी करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस, डॉक्यूमेंट भी करते हैं, यानी जो काम वो करती है वो उसको डॉक्यूमेंट भी करती है। ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ द फैमिली, फैमिली को भी देखती हैं, फैमिली को भी कोप करती हैं, उसको क्राइसिस से जो है वो निकालती है। एंड मेंटेनिंग स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स, और स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स मीन उसकी जो भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल कंडीशंस है उसको जो है वो उसकी मेंटेनेंस भी वो करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेशेंट मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट वहाँ पर है जो पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं उसकी सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी क्रिटिकल केयर यूनिट में वर्क करने के लिए, ख्वाह वो टेक्नीशियन हो, ख्वाह वो डॉक्टर हो, ख्वाह वो नर्स हो, लेकिन नर्स को तो ज़रूरी चाहिए कि वो उसकी मशीन के बारे में जो है वो ज़्यादा जो है वो नॉलेज हासिल करें। एक्यूरेसी ऑफ द इक्विपमेंट के वो सही से इस इक्विपमेंट को यूज़ करें, कंपेयर विद द मैनुअल रिकॉर्डिंग्स, और हमारे पास एसेस रिकॉर्ड एंड एनालाइज द फाइंडिंग फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली, ताकि जो है वो किसी गलती का गुंजाइश बाकी ना रहे। इसके बाद अगर हम पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एरर भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बड़ा हेक्टिक एनवायरनमेंट होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो सकता है। तो नर्स को चाहिए होती है कि वो एरर से बच जाए और वो हमारे पास सही से उसकी क्या करें, पेशेंट की केयर करें। कंप्रोमाइज फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस, हेक्टिक डेज की वजह से या वर्क बर्डन की वजह से जो है वो कोई भी फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन सही से नहीं कर पाती, कंप्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन जो है वो नर्स को चाहिए होती है कि वो हमारे पास इसको कंप्रोमाइज़ होने से बचाए। फिर हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास उनको लगे हुए होते हैं, तो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए एंड वर्क एट अ फास्ट रेट। और वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पर आईसीयूज़ में सारे लोग बहुत जो है वो काम तेज़ी के साथ की जाती है क्योंकि हर एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल होता है, तो इस वजह से भी खतरे का चांस हो सकती है। लेकिन इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आपने जो है वो पेशेंट का इंतहाई ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर में क्या आता है कि अगर पेशेंट आता है उसको इमीडिएट हम क्या केयर दे सकते हैं अगर वो क्रिटिकली इल है। तो सबसे पहले हम उसकी रिस्पायरेटरी रेट को देखेंगे, अगर उसकी ऑक्सीजन जो है लेवल कम है, अपोक्सिया में है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे। फिर इसके बाद मेंटेन द क्लाइंट सेफ्टी, फिर हमने फ्लूइड देखना है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। फिर इसके बाद कार्डिक इंस्टेबिलिटी को देखना है, यूरिन आउटपुट को देखना है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस को देखना है, और फिर इसके बाद जो है वो उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में आपने उसको रेफर करना है। फिर अगर हम देखें कि सब्सिक्वेंट केयर क्या है, तो मॉनिटर कंटिन्यूअसली, अभी आपने जो है वो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। आपकी पोजीशन अपराइट, यानी आपने जो है वो उसको इसी तरीके से लेटाना है, सही।
इसके बाद कॉन्शियस लेवल आपने जो है वो कंटिन्यूअसली चेक करना है। इंट्रावेनस थेरेपीज़ जो है वो आपने करनी है, आपने आईवी लाइन्स जो है वो पास करने हैं। इन अगर उसको पेन है तो एनाल्जेसिक देने हैं, अगर उनको इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं। नल बाय माउथ है, मीन्स मुँह से कुछ नहीं खाता तो आपने उसके ब्लड शुगर के लेवल को चेक करना है और अकॉर्डिंगली आपने जो है वो उसको ड्रिप लगाने हैं। आईवी लाइन्स या जो है वो एनजी ट्यूब के ज़रिए उसको फीड करना है। ओरल ट्यूब या फीडिंग ट्यूब जो है वो उनको लगाने हैं और डॉक्यूमेंटिंग द क्लाइंट रिस्पॉन्स और जो भी कंडीशन होती है आपने नर्सिंग नोट में जो है वो लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास हम क्लिनिकल मैपिंग किस तरीके से करेंगे कि अगर हम किसी भी क्रिटिकली इल पेशेंट को केयर देना चाहेंगे तो हम किस तरीके से हम क्लिनिकल मैप बनाएंगे, तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमने इंडिविजुअलाइज प्लान करना है कि इस पेशेंट की नीड्स क्या क्या है। हमने इस नीड्स को आइडेंटिफाई किया, तो अभी नीड्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमारे पास 24 आवर असेसमेंट करेंगे। फिर हम लोग इसकी जो है वो असेसमेंट करने के बाद जो उसका चार्ट होता है, मेडिकेशन जिसको जो है प्रिस्क्राइब की होती है डॉक्टर ने, हमने वो देखना है और इसकी कंडीशन को मॉनिटर करने के बाद जो है वो फिर उसको जो है वो वही सारी मेडिकेशन जो है वो इंटरवीन करनी है। फिर इसके बाद इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करने के बाद हमारे पास क्या है, कोलैबोरेटिव केयर। कोलैबोरेटिव केयर का मतलब ये है कि तमाम लोग जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो मिल के जो है वो इस पेशेंट का ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे।